शाम का सूरज ढल चुका था और अब सिर्फ शहर की लाइटें रास्ते को रोशन कर रही थी। कॉलेज के सुनसान रास्ते से बाहर निकलते हुए आर्यमन और सांची अपनी काली लग्जरी कार की तरफ बढ़े। बाहर कोई भीड़ नहीं थी, न मीडिया न स्टूडेंट्स, बस वो दोनों। वे एक साथ कार के पास पहुंचे, लेकिन आज वो साथ नहीं थे। सांची आर्यमन से थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी, जैसे उसे छूने से करंट लग जाएगा। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और सांची अंदर बैठी। आर्यमन ने दूसरी तरफ से बैठकर दरवाज़ा बंद किया। कार चली। एसी का हल्का शोर था, लेकिन कार के अंदर एक ऐसा सन्नाटा था जिसे तलवार से काटा जा सकता था। सांची पिछली सीट पर बैठी थी, बिल्कुल अकड़कर। उसने अपनी नज़रें खिड़की के बाहर किसी पेड़ या पोल पर टिका दी, ताकि उसे गलती से भी आर्यमन का चेहरा न देखना पड़े। उसके मन में शर्म और घबराहट की मिलीजुली लहरें उठ रही थी। हे भगवान, उन्होंने मेरी हालत देख ली, नाक से खून और मेरा बेवकूफ़ जैसा कांपना। वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितनी अजीब हूँ, कितनी जल्दी मेल्ट हो जाती हूँ। सांची अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ रही थी, जैसे उस शर्म को झाड़ देना चाहती हो। उसे आर्यमन की वो बिना शर्ट वाली इमेज अभी भी अपने जहन से हट नहीं रही थी। दूसरी तरफ आर्यमन आर्यमन भी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी हालत सांची से कम खराब नहीं थी। वो सांची के चेहरे पर नर्वसनेस देख सकता था, लेकिन उसका मतलब समझ नहीं पा रहा था। ये अभी भी चुप है। कॉलेज से निकलते वक्त तो सिर्फ जी और हाँ कहा था, अब तो वो भी बंद। आर्यमन ने कनखियों से उसे देखा। सांची की मुट्ठी भिंची हुई थी। क्या मैंने ज्यादा कर दिया? क्या उसे बुरा लगा? या वो अब भी मुझसे नाराज है, उस दिन की बात को लेकर जब मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया था? उसके माथे पर सिलवटें गहरी हो गईं। उसने अपने कोट की बटन खोली और एक गहरी सांस ली। वो बिजनेस की बड़ी से बड़ी उलझन चुटकियों में सुलझा लेता था, लेकिन एक 20 साल की लड़की की चुप्पी उसे समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उसकी हथेलियों पर पसीना आने लगा। आर्यमन राठौड़, जिसे कभी पसीना नहीं आता। कार हवेली के पोर्च में रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। सांची बिना किसी का इंतजार किए उतरी। उसने एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं देखा और तेज कदमों से अंदर भाग गई, जैसे उसे किसी भूत ने दौड़ाया हो। सांची, आर्यमन ने उसे पुकारना चाहा, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। वो शब्द सांची बस हवा में गायब हो गया। सांची सीधे अपने कमरे में घुसी। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया, धड़ाम, और उसके सहारे पीठ लगाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हफ हफ हफ। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। पूरी कार में उसने अपनी सांसें रोक रखी थीं, जैसे अगर सांस छोड़ी तो कोई राज बाहर आ जाएगा। उसने अपने माथे को पोंछा। आज तो मैं सच में मर ही जाती। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। तभी उसे वो मंजर याद आया। आर्यमन का वो शर्ट उतारना, उसके बाजुओं की वो मांसपेशियां, उसके 6 पैक एब्स पर वो चमकता हुआ हल्का पसीना, और वो तरीका जैसे उसने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ा था। सांची की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने झट से अपनी नाक को छुआ। कहीं फिर से तो नहीं? शुक्र है, इस बार खून नहीं था। सांची ने अपना बैग पटका और बाथरूम में दौड़ पड़ी। उसने शावर खोला। पानी बहुत ठंडा था। जैसे ही ठंडा पानी उसके सिर पर पड़ा, उसे एक झटका लगा। होश में आ जा सांची, होश में आ जा, वो खुद से बड़बड़ाई, पानी के नीचे खड़ी होकर। वो आर्यमन राठौड़ हैं, तेरे गार्जियन हैं, बॉस हैं। तू ऐसे कैसे, मतलब तू क्यों पागल हो रही है? उसने अपना चेहरा रगड़ा, जैसे उन ख्यालों को भी धो डालना चाहती हो। दूसरी तरफ हॉल में आर्यमन अकेला खड़ा था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने उसे और अकेला कर दिया था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। ये तो बात भी नहीं कर रही, अब क्या करूं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि नाराज़गी दूर कैसी की जाए। उसने दुनिया के बड़े से बड़े डील तो क्रैक कर लिए थे, पर लड़की को मनाना, ये सिलेबस उसके MBA में नहीं था। उसने अपना फ़ोन निकाला और सीधे विक्रांत, सिक्योरिटी हेड, को कॉल लगाया। 2 घंटे के बाद दूसरी तरफ से एक सतर्क और तेज आवाज़ आई। जी बॉस, बोलिए। विक्रांत एकदम अलर्ट था। आर्यमन ने इधर-उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर अपनी आवाज़ धीमी और गंभीर करते हुए कहा, विक्रांत, मुझे एक बहुत ज़रूरी जानकारी चाहिए। ध्यान से सुनना जो मैं पूछने जा रहा हूँ, ये टॉप सीक्रेट है।
उधर ऑफिस में बैठे विक्रांत के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बॉस ने कोई नया मिशन प्लान किया है? क्या समीर को उड़ाने का ऑर्डर है या कोई इंटरनेशनल थ्रेट है? विक्रांत ने कुर्सी सीधी की और पेन उठाया। जी सर, आप बस हुक्म दीजिए, मेरा नेटवर्क तैयार है। आर्यमन ने थोड़ा विराम लिया और फिर बहुत ही हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है? विक्रांत का पेन हाथ से गिर गया। वो हक्का बक्का रह गया। क्या शादी? ये कैसा सवाल है? उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। नहीं सर, अभी नहीं। आर्यमन ने फिर अगला बम फोड़ा। तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? विक्रांत पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। क्या बॉस पागल हो गए हैं या ये कोई कोड वर्ड है? गर्लफ्रेंड मतलब कोई महिला जासूस, शादी मतलब कोई बड़ा गठबंधन। विक्रांत को लगा कि शायद ये कोई खुफिया मिशन है जहां उसे गर्लफ्रेंड के कोड के जरिए कुछ समझना है। उसने बहुत ही गंभीर और जासूसी लहजे में कहा, सर, नेगेटिव, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड मेरे संपर्क में नहीं है। मिशन सीक्रेट रखना है क्या? क्या मुझे किसी महिला एजेंट को हायर करना होगा? आर्यमन ने अपना हाथ अपने माथे पर मार लिया। उफ, वो बड़बड़ाया, जैसा बॉस वैसा एम्प्लॉई, इसे कुछ पता ही नहीं है। आर्यमन ने खींच कर कहा, अरे बेवकूफ, मैं किसी एजेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सचमुच की गर्लफ्रेंड पूछ रहा हूं। तुम किसी काम के नहीं हो। विक्रांत अब परेशान हो गया। उसने अपने बॉस को कभी इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं देखा था, वो भी निजी मामलों में। सॉरी बॉस, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या? आर्यमन ने उसे काटते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, ऑफिस में तुम्हारे नज़र में कोई ऐसा है जिसकी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो जो लड़कियों को समझता हो? विक्रांत ने तुरंत अपने केबिन के बाहर देखा। वहां चिंटू, जूनियर क्लर्क, चाय पी रहा था और फोन पर बहुत प्यार से बतिया रहा था। हाँ बेबी, ले आऊंगा पक्का, आई लव यू। विक्रांत की आंखों में चमक आ गई। हाँ सर, मिल गया। चिंटू है जूनियर स्टाफ, उसकी गर्लफ्रेंड है सर, दिन भर उसी से लगा रहता है। आर्यमन की आवाज में राहत और उत्सुकता थी। ठीक है, फोन उसे दो, अभी। विक्रांत ने दौड़कर चिंटू के कान से फोन छीना। अभी रख, बॉस का फोन है, बात कर। चिंटू के हाथ से चाय छलक गई। बॉस? आर्यमन सर? उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से फोन लिया। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, जय हिंद सर। आर्यमन ने चिंटू के डर को नजरअंदाज किया और सीधे मुद्दे पर आया। चिंटू, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? चिंटू का मुंह खुल गया। बॉस को कैसे पता चला? क्या ये पॉलिसी के खिलाफ है? उसने डरते हुए कहा, जी सर, वो बस छोटी वाली है, मतलब नई है। कोई गलती हुई क्या सर? आर्यमन ने शांत आवाज में पूछा। नहीं, गलती नहीं, मुझे बस ये बताओ, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज होती है या बात नहीं करती, तो तुम क्या करते हो? चिंटू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आर्यमन राठौड़ को रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। उसने अपना कॉलर ठीक किया और थोड़ा लव गुरु वाले अंदाज में बोला, सर, ये तो बहुत कॉमन है। जब वो नाराज होती है या रूठ जाती है तो मैं उसकी पसंद की चीजें लेकर जाता हूँ। मनाना पड़ता है सर, माफी मांगनी पड़ती है, गिफ्ट्स देने पड़ते हैं। आर्यमन ने नोट किया, पसंद की चीजें। उसने मन में सोचा, साची को क्या पसंद है? आर्ट, पेंटिंग, रंग? हाँ, वो तो मैंने दे दिया। और क्या? आर्यमन ने पूछा। और क्या? अगर उसे पढ़ना पसंद हो तो? चिंटू ने तुरंत जवाब दिया, अरे सर, तब तो बहुत आसान है। किताबें सर, बुक्स। लड़कियों को रोमांटिक बुक्स बहुत पसंद होती हैं, वो कहानियों में खो जाती हैं। अगर आप उन्हें कोई ऐसी किताब दें जो उनके दिल की बात कहे तो समझो काम हो गया। चिंटू अब पूरे फ्लो में था। सर, मुझे एक किताब पता है, मेरी वाली ने मुझे भी गिफ्ट की थी, बहुत मशहूर है। उसमें हीरो बिल्कुल आपकी तरह, मतलब थोड़ा सीरियस टाइप का होता है और हीरोइन भोली भाली। आर्यमन की आंखों में चमक आ गई। क्या नाम है? चिंटू ने कहा। सर, उस किताब का नाम है द साइलेंट लव। ये बहुत क्लासिक लव स्टोरी है सर। अगर आप ये देंगे तो पक्का भाभी जी, मतलब मैम, खुश हो जाएंगी। आर्यमन ने चिंटू की बकवास को अनदेखा किया और आदेश दिया, सुनो चिंटू, वो किताब द साइलेंट लव मुझे कल सुबह मेरे ऑफिस पहुंचते ही मेरी डेस्क पर चाहिए। और हाँ, उसका सबसे महंगा लिमिटेड एडिशन वाला वर्जन ढूंढो। पैसों की चिंता मत करना। चिंटू ने सैल्यूट किया, भले ही फोन पर दिख नहीं रहा था।
जी बॉस, समझ गया, सुबह टेबल पर होगी। आर्यमन ने फ़ोन काटा। उसके चेहरे पर अब एक उम्मीद थी। पसंद की चीज़ें, किताब, ठीक है, कल ये किताब उसका मूड ठीक कर देगी और शायद वो फिर से मुस्कुरा देगी। उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आज की रात फिर से लंबी होने वाली थी, लेकिन कम से कम अब उसके पास एक प्लान था।